नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। OAPLG ये क्या है और इनसे कौन सा सिद्धांत दिया गया था, कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, कौन सा मनोवैज्ञान था जिन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस फोटो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सिद्धांत है ये वो पूरा भूल भुलैया मूवी पर दिया गया है, जो अक्षय कुमार की मूवी थी भूल भुलैया। अगर आपको ये समझना है तो मूवी ज़रूर देख लीजिएगा। वो पूरी मूवी इसी सिद्धांत पर बेस्ड है, कैसे उसमें सारी कहानी सुनाई गई है। तो चलिए शुरू से शुरू करेंगे और समझेंगे कि मूवी के हिसाब से क्या है। अगर आपको कहानी याद होगी तो उसमें करैक्टर था अवनी और अक्षय कुमार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और उसके बाद आपको समझ आएगा कि कैसे मूवी इसी पर बनी हुई है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह 1 वर्ष तक क्या करता है, वह 1 वर्ष तक से लेकर 1 वर्ष तक उसे सिर्फ संतोष और सुख मुंह से मिलता है। जैसे दूध पीना, अंगूठा चूसना, हर वस्तु को मुंह में लेना। और यदि विकास पूर्ण ना हो, समझो अगर ये विकास पूर्ण ना है तो बच्चे में कौन सी कमी रह जाती है। ये कहानी को सुनो। जब बच्चा पैदा हुआ था तो सारी चीज़ें उसे मुख से ही चाहिए। बाद में अगर ऐसा व्यक्ति का विकास नहीं होता है तो व्यक्ति गुटखा का खाना, अधिक खाना या नाखून चबाना जैसी हरकतें करने लगता है। इसके बाद अगले 3 साल तक वह सिर्फ मल त्यागना सीखता है, यानी 1 से लेकर 3 साल तक, तथा उस पर नियंत्रण करना सीखता है। यदि इसका पूर्ण विकास ना हो तो बच्चे के अंदर बहुत से जिद्दी, कंजूस या लापरवाह व्यवस्थित स्वभाव हो जाते हैं। इसके बाद 3 से 6 वर्ष तक अपने अंगों पर ध्यान देता है तथा उनके अंदर यदि लड़का है तो माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति प्रेम, मतलब पिता से प्रतिस्पर्धा, पिता से नफरत और माता से प्रेम। उसी प्रकार लड़की है तो पिता से प्रेम और माता से नफरत। लड़कों में इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं और लड़कियों में इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। ओडिपस, आप लोग पेन और वो लेके बैठे हैं एक नोटबुक, तो आप अपने नोट्स बनाते चलें। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। यदि सही से विकास न हो पाए तो आत्मविश्वास में कमी रह जाती है तथा लैंगिक पहचान में भ्रम रहता है। इसके बाद बच्चा अगले 6 से 12 वर्ष तक लैंगिक भावनाएं सुप्त हो जाती हैं तथा बच्चा पढ़ाई लिखाई, खेल कूद इत्यादि पर ध्यान देता है। इसके अलावा सामाजिक नियमों पर भी बच्चा ध्यान देने लगता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सामाजिक एवं नैतिक विकास हो पाता है तथा वह सहयोग एवं अनुशासन सीखता है। इसके बाद 12 वर्ष से आगे तक बच्चा परिपक्व मैच्योरिटी की अवस्था में रहता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भावना और सामाजिक संतुलन, जिम्मेदार व्यवहार, जिससे स्वस्थ संबंधी संतुलन का व्यक्तित्व विकास हो पाता है। ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का हमारी उस पिक्चर से क्या लेना देना है। पिक्चर से बहुत बड़ा लेना देना है। जहाँ अक्षय कुमार बताता है उसे कि उसकी जो अवनी है वो कहाँ रही थी बचपन में, दादी के पास। ठीक है, तो उसके दादी के पास जो भी उसने दादी के पास सीखा उसका पूरी जिंदगी पर उस पर असर रहता है। ये आप अभी इसी लॉ में जानेंगे। अभी ये कौन सा नियम और किसने दिया था, आगे चलते हैं। देखो, अब मिलिए इन महानुभाव से। इनका नाम क्या है? इनका नाम है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था और क्या दिया था उसके बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। परिचय क्या है? इनका पूरा नाम है सिगमंड श्लोमो फ्राइड। तो इनका 6 मई 1856 ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। 23 सितंबर 1939 को ये इनकी डेथ हुई। मनोविश्लेषण है ये, है ना, ये साइकोलॉजी नहीं दी इन्होंने, साइकोलॉजी को भी एनालाइज किया है, ध्यान रखना है। उपाधि क्या है? आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कहा जाता है। ये अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है आपके? तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक हैं आपके सिगमंड फ्राइड। फ्राइड पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि मानव व्यवहार का बड़ा भाग अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? अचेतन मन। ये अचेतन मन क्या है, इसी की बात अक्षय कुमार भी कर रहा था। ठीक है, जो मूवी बनी है वो इन्हीं के लॉ के हिसाब से बनी है। उनका मानना था कि बचपन के अनुभव व दबाई गई इच्छाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार बनती हैं। मतलब आज जो आप हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे बचपन का बहुत बड़ा हाथ है।
इनका प्रमुख सिद्धांत और योगदान क्या है? मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का मूल विचार यह है कि जो हम करते हैं व्यवहार, उसका असली कारण अक्सर हमें स्वयं भी पता नहीं होता, क्योंकि वह कारण हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में छिपा रहता है। कहाँ होता है? अनकॉन्शियस माइंड में। मतलब आज हम जो हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा बचपन छिपा हुआ है। यही बात इन्होंने भी समझाई। सुनिए, अब इसे एक लाइन के उदाहरण से समझते हैं। व्यवहार का मूल कारण अचेतन मन में छिपा रहता है। इसका मतलब क्या है? पहले अचेतन मन को समझो क्या है। हमारे मन का वह हिस्सा जो सीधे हमारी जानकारी से नहीं होता है, इसमें वो दबी हुई होती है। इसमें दबी हुई होती हैं इच्छाएं, बचपन के डर, अप्रिय अनुभव और भावनात्मक आघात। मतलब जो हमारे बचपन में इच्छाएं थी, हमारे बचपन में जो डर था, जो अप्रिय अनुभव, इस मूवी में उसको एक अप्रिय अनुभव रहा था क्योंकि उसे दादी से अलग कर दिया गया था, और भावनात्मक आघात, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। तो वही बाद में मूवी में आकर दिखाया जाता है। हम इन्हें भूल जाते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होती। उदाहरण, एक व्यक्ति बिना कारण गुस्सा हो जाता है। एक छात्र परीक्षा में बहुत डरता है जबकि वह पढ़ा हुआ है। तो मतलब आपने पढ़ रखा है फिर भी आपको डर लगेगा, पेपर कैसा होगा, क्या है। फ्रायड के अनुसार इन व्यवहारों का कारण वर्तमान नहीं बल्कि बीते हुए अनुभव हैं और अचेतन में दबे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दबी हुई इच्छाएं, भय और संघर्ष। इसका क्या अर्थ है? दबी हुई इच्छाएं, समाज या माता पिता के डर से जिन इच्छाओं को दबा दिया जाता है, जैसे खुलकर बोलना, गुस्सा दिखाना, अपनी पसंद बताना, भय, बचपन में डांट, मार, अपमान, ये डर अचेतन मन में चले जाते हैं। ये दबा हुआ बाद में कैसे बाहर आता है, इसको भी जानेंगे। फ्रायड के अनुसार दबा हुआ मानसिक तनाव कभी ना कभी बाहर आता ही है, जैसे व्यवहार में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डर, आत्मविश्वास में कमी और मानसिक समस्याओं के रूप में। तो ये सारे रूप हैं जिससे हमारी चीज़ें जो बचपन में दबी हुई तो वो बाहर निकल के आती हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, है ना, ये सारी चीज़ें, हिस्टीरिया हो, ये सारी चीज़ें बाद में निकल के आती है जो हमारे साथ बचपन में हुआ था। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा सिगमंड फ्रायड समझ में आ जाएगा। आगे चलिए, उदाहरण, जैसे एक बच्चा बोलने पर बार बार डांटा जाता है, बड़ा होकर मंच पर बोलने से डरता है। कारण है बचपन में दबा हुआ अचेतन मन। अब इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हकीकत में साइकोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, ये क्यों हमें करना चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसका अगला है, शिक्षा और बाल मनोविज्ञान का महत्व क्या है। फ्रायड कहते हैं कि बच्चे का गलत व्यवहार केवल जिद नहीं बल्कि अंदरूनी समस्या हो सकती है। दंड से समस्या बढ़ सकती है। इस समझ, प्रेम और परामर्श जरूरी है। तो वो जो कहता है कि मुझे मेरी अवनी चाहिए, तो वो कहता है इसे हम ऐसे नहीं ला सकते हैं। समझ, प्रेम और परामर्श जरूरी है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे के व्यवहार को सुधारने से पहले उसे मन को समझो कि आखिर वजह क्या है। व्यवहार का मूल कारण अचेतन मन में छिपा हुआ है। दबी हुई इच्छाएं, भय, संघर्ष के बाद व्यवहार वे मानसिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। अब मन के स्तर समझते हैं। मन के स्तर कौन कौन से हैं? मन के स्तर हैं आपके, सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 स्तरों में बांटा है। इसे अक्सर हिमखंड सिद्धांत के द्वारा समझा जाता है। हमारी अगली वीडियो हिमखंड सिद्धांत से है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। आपको साइकोलॉजी का हर एक स्टेप ऐसे समझ में आएगा कि चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, और 30 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, मैथ में पेडागोजी आती है। आपको पेडागोजी में मतलब कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, गारंटेड देता हूँ मैं, आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। ठीक है जी, अगला चलते हैं। अगला देखते हैं, जैसे मन के कौन कौन से पार्ट बताए थे, तो 3 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। क्या होता है? वर्तमान विचार और अनुभूति क्या होती हैं, जो हम इस समय सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या कर रहे हैं, और जो हमें पूरी तरह पता है। उदाहरण, कभी अभी यह पढ़ना है, भूख लगना है, बात करना है, ये सब क्या है? ये कॉन्शियस माइंड में होता है, यानी प्रेजेंट जो है वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, विशेषता क्या है? यह बहुत छोटा भाग जल्दी बदल जाता है, सीमित समय के लिए रहता है, उसके बाद ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दूसरा हमारा दिमाग आता है अवचेतन, यानी प्रो कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड आता है, जो आसानी से याद किए जा सकते हैं। वो इस बात में रहती हैं, वे बातें जो इस समय याद नहीं हैं लेकिन थोड़ा सोचते ही याद आ जाती हैं। उदाहरण, आपका मोबाइल नंबर कल क्या, आपका मोबाइल नंबर है ना, या कल का क्या खाया था,
तो ये हमारे प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। जैसे स्कूल के मित्र का नाम क्या है, चेहरा क्या है ना, ये चेतन मन में वर्तमान विचार, अनुभूति, अवचेतन जो आसानी से स्मरण किए जा सकते हैं। अब आता है जिस पर काम किया गया था सबसे बड़े वाला हिस्सा, अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं, भावनाएं। सबसे शक्तिशाली मन ये होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन हमारे मन का वह भाग है जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी जो पीछे वाला है, लेकिन हमारे व्यवहार, सोच, भावना और निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव यही डालता है ना। सिगमंड फ्राइड ने इसे सबसे शक्तिशाली कहा है। अचेतन मन क्या है? अचेतन मन में वे सभी बातें जिन्हें हम जानबूझकर दबा देते हैं, जिन्हें याद रखना दुखद है, डरावना है, शर्मनाक है, जिसे समाज या परिवार स्वीकार नहीं करता है, हम उन्हें भूल जाते हैं और वे पर्याप्त नहीं होती, उसे हम कहेंगे अचेतन मन। आपके भी मन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप दबा देते हैं। अचेतन मन में क्या क्या रहता है? जैसे दबी हुई इच्छा रहती है, हमें कोई इच्छा है तो उसे हम दबा देते हैं। जो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, गलत समझकर उसे दबा दिया जाता है। खुलकर बोलने की इच्छा नहीं होती, गुस्सा दिखाने की चाह, पसंद चुनने की चाह, इस तरीके से। दूसरा है दबी हुई भावनाएं। अगर डर, क्रोध, ईर्ष्या, अपमान की भावना है और बचपन में बार बार डांट खाने वाला बच्चा बड़ा होकर आत्मविश्वास खो देता है। बचपन में बहुत ज़्यादा बच्चे को डांटोगे तो बड़ा होकर उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगला है दर्दनाक अनुभव, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। मारपीट, अपमान, स्वीकार, रिजेक्शन, डरावनी घटनाएं, ये सब अचेतन मन के गहरे सदमे हैं। जैसे मारपीट करना, अपमान करना, अस्वीकार करना या डरावनी घटनाएं, ये अचेतन मन में रहती हैं। अचेतन मन सबसे शक्तिशाली क्यों है? इसके दो कारण आपको बताएंगे हम यहाँ पर। पहला कारण क्या है? पहला कारण है यह हमें बिना बताए नियंत्रित करता है, यानी इसका हमें पता भी नहीं और वो हमें कंट्रोल कर रहा है। हम सोचते हैं कि निर्णय हमने लिया है, असल में निर्णय अचेतन मन ने लिया है। दूसरा क्या है? यह सीधे याद नहीं आता, चेतन मन इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। समझ में आया? और तीसरा सबसे बड़ा कारण है यह अलग अलग रूप से बाहर आता है। जैसे व्यवहार के रूप में अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ सकता है। सपनों के रूप में अचेतन मन की भाषा होती है ना। सपनों के रूप में अचेतन मन की भाषा होती है, हमें सपने दिखाई देते हैं, है ना। और आगे है आपका जुबान का फिसलना। जुबान का फिसलना, स्लिप ऑफ टंग, जो कहना नहीं चाहते वो निकल जाता है, ये भी अचेतन मन है। मानसिक समस्याओं के रूप से एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी फोबिया होता है या डिप्रेशन होता है, ये भी अचेतन का है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एक बच्चा जिसे स्कूल में सबके सामने अपमानित किया गया, वह डर से डर को दबा देता है। बड़ा होकर वह स्टेज पर बोलने से डरता है। दूसरा, बचपन में भावना व्यक्त करने पर डांट मिलती है तो भावनाएं दबा दी जाती हैं, बड़ा होकर व्यक्ति चुप रहता है ना। और तीसरा है आपका व्यक्तित्व की संरचना। अब देखो यहाँ से जो आता है वो हमारा जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, इसको ध्यान से समझना है ना। व्यक्ति की संरचना कैसे हुई, हमारे व्यवहार की संरचना कैसे हुई, विकास कैसे हुआ? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व 3 भागों से मिलकर बना होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ईडी, है ना, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। तीनों को बड़े हिसाब से समझेंगे फिर आपकी समझ में आएगा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव व्यक्तित्व 3 मानसिक घटकों से बना है, ईडी, ईगो और सुपर ईगो। कौन कौन से हैं? ईडी, ईगो और सुपर ईगो, ध्यान रखना है। तीनों के बीच निरंतर संघर्ष एवं संतुलन से ही हमारा व्यवहार और नियंत्रण रहता है। ईडी क्या है? ईडी समझते हैं, सुख सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल, जन्मजात इच्छाएं। ईडी क्या है? व्यक्तित्व का सबसे पहला और जन्मजात भाग है। जन्म के समय केवल ईडी ही होता है और इसका काम क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है तुरंत सुख पाना, कैसे भी मिले लेकिन सुखी रहना है, कैसे काम करना है, तर्क नहीं देखना है, सही गलत नहीं जानना है, बस चाहना है, अभी चाहना है। मतलब छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि उन्हें सिर्फ चाहिए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। किसी का खिलौना देखेंगे मांगने लगेंगे वो कि मुझे खिलौना चाहिए। अब खिलौना उनका नहीं है फिर भी उन्हें चाहिए क्योंकि उन्हें सुख चाहिए बस, ठीक है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रोने लगता है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या है, मेरे लिए खाना लाएगा नहीं लाएगा, लेकिन गुस्से में कुछ भी बोल देता है, बिना सोचे चीज़ को छीन लेता है। ईडी, मुझे जो चाहिए वो अभी चाहिए, ये ईडी की पहचान है, ध्यान रखना, जिद्दी जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है ईगो। ईगो दूसरे नंबर पर है, वास्तविकता, रियलिटी, प्रिंसिपल, संतुलन। ईगो क्या है? ईडी के बाद विकसित होता है वास्तविक दुनिया को समझना। ईडी सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाता है। ईडी और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाएगा आपका ईगो। कैसे काम करता है? इच्छा को पूरी करने का व्यवहार तरीका ढूंढता है कि हमें ये इच्छा कैसे पूरी करनी है, समाज के नियमों को ध्यान में रखता है। उदाहरण,
भूख लगी है, पहले घर जाकर खाना खाना है। गुस्सा है, चुप रहना या सही शब्दों को बोलना है। परीक्षा में नकल न करना है। ठीक है, ये ईगो का मन है। तो इच्छा सही है लेकिन सही समय और सही तरीका चाहिए। मान लीजिए आपको परीक्षा में नकल करने का मौका मिला तो ईडी नकल कर लो, नंबर चाहिए, है ना। सुपर ईगो नकल गलत है, ऐसा मत करो। और ईगो कहेगा मेहनत से जो आता है वही लिखो, है ना। तो ये ईगो कहेगा। जो निर्णय होगा वह आपका व्यवहार बनेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ईडी में, सुपर ईगो में या ईगो में हैं। अगला आता है आपका, अंतिम आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? नैतिकता एवं आदर्श, मोरलिटी प्रिंसिपल। सुपर ईगो क्या है? माता पिता, शिक्षक, समाज से सीखा गया। वह कॉन्शियस की तरह काम करता है। आदर्श व्यवहार का मानक तय करता है। सुपर ईगो के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका कोसाइंस, अंतरात्मा, गलत का अपराध बोध। और ईगो आइडियल, आदर्श आत्मा, सही पर गर्व, मतलब गलत का विरोध करेंगे वो। और ईगो आइडियल होगा जो सही पर गर्व भी करेंगे। सुपर ईगो क्या कहता है? सही, यही सही है या गलत है, पहले ये सोचो। अपराध, झूठ बोलने का, मन में गिलानी, चोरी करना, नियमों का पालन करना आदि। संघर्ष के बीच तीनों का एक उदाहरण हम पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सड़क पर पैसा पड़ा दिखा आपको, ईडी उठा लो, पैसा चाहिए। सुपर ईगो कहेगा गलत है, मत उठाओ। ईगो कहेगा अगर मालिक मिल जाए तो लौटा देना। अंतिम निर्णय ईगो पर प्रभाव तीनों का है। असंतुलन होने पर क्या होगा? ईडी बहुत मजबूत, है ना, आवेगी और आक्रामक व्यवहार है ईडी। सुपर ईगो बहुत मजबूत अवरोध विरोध करेगा, उसका डर है उसे। और ईगो कमजोर, मानसिक तनाव एवं चिंता है। तीनों की तुलना देखें अगर हम एग्जाम की दृष्टि से, किस तरीके से ईडी इच्छा सुख तत्कालिक होता है, ईगो व्यवहारिक निर्णय होता है, और सुपर ईगो नैतिकता एवं आदर्श होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगला चलते हैं, मनोयौन विकास की अवस्थाएं, जो आपने पहले पढ़ रखी है, मैं आपको इन्हें रिपीट करा रहा हूँ, बस रिपीट करा रहे हैं हम। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की विकास बचपन से होता है और हर अवस्था में होता है। सुख शरीर के किसी विशेष अंग से मिलता है। यदि किसी अवस्था में संतोष या संघर्ष सही ढंग से हल नहीं होता है तो उसका प्रभाव आगे जीवन में देखने को मिलता है। मतलब अगर हम अभी कोई गलती करेंगे तो उसका भुगतान हमें आगे करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला हमारा कौन सा था? ओरल अवस्था, उम्र 0 से 1 वर्ष थी। तो इस उम्र में क्या होता है? इसका अर्थ बच्चे को सुख और सुरक्षा मुंह, ओरल से मिलती है ना। हर काम उसे मुंह से करना है। प्रमुख गतिविधियां, दूध का पीना, अंगूठा चूसना, चीज़ों को मुंह में लेना। सीख क्या है? भरोसा, सुरक्षा की भावना। असंतुलन का प्रभाव, अधिक खाना, धूम्रपान, नाखून चबाना और दूसरों पर अत्यंत निर्भरता रह जाती है अगर ये विकास पूरी तरह से ना हो तो। दूसरा आपका एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या है? उम्र 1 से 3 वर्ष होगी। इसमें बच्चा मल त्यागने पर नियंत्रित करता है, ये हमने पहले सीख रखा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही से अनुशासन एवं स्वच्छता की शुरुआत होती है। प्रमुख गतिविधियां, टॉयलेट ट्रेनिंग में खुद करूंगा की भावना। सीखना क्या है? आत्मनियंत्रण, नियमों का पालन और असंतुलन का प्रभाव। बहुत जिद्दी या कंजूस होगा या बहुत अव्यवस्थित होगा और लापरवाह होगा अगर बचपन में ऐसा नहीं किया तो। अगली आती है आपकी फैलिक स्टेज। तो ये स्टेज भी बहुत ज़रूरी है, 3 से 6 वर्ष होती है। बच्चा अपने जेंडर और उसके शरीर के अंगों के प्रति जागरूक होता है। प्रमुख अवधारणाएं, जैसे मैंने बताया था आपको, ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में होता है। लड़कों में माँ के प्रति लगाव होता है और पिता से प्रतिस्पर्धा, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है। लड़कियों में अलग होता है। लड़कियों में इसे कहते हैं हम, इसमें पिता से लगाव होगा और माँ से क्या होगा? माँ से स्पर्धा होगी। सीख क्या है? लिंग पहचान, आत्मसम्मान। असंतुलन का प्रभाव, आत्मविश्वास में कमी और भ्रम में पहचान अगर इसका विकास पूरा नहीं हुआ तो, ठीक है ना। आगे है लेटेसी अवस्था। लेटेसी स्टेज में 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इस समय का है लैंगिक भावनाएं सुप्त हो जाती हैं। ध्यान किस पर है? पढ़ाई, खेल, मित्र, समाज, नियम, सीख, सहयोग। और सीख क्या मिलेगी इसमें? सहयोग और नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य हम 6 से 12 वर्ष तक सीखते हैं, ध्यान रखना। महत्व क्या है? यह अवस्था सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला है 5वां, जिसे कहते हैं हम जेनिटल स्टेज। यह 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। यह परिपक्वता की अवस्था है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, भावनात्मक संतुलन, जिम्मेदार व्यवहार सफल विकास का परिणाम होता है। तो ये इस तरीके से हमने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा। इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके आंसर दीजिएगा, ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो आपने ये पूरी
वीडियो देखी उसके बाद आप आंसर जरूर दीजिएगा। और प्लीज़ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपको सिखाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए तो पहला चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सिगमंड फ्राइड किस सिद्धांत के लिए फेमस है? तो मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण अगर आ जाता है तो आप सिगमंड फ्राइड को ही लगे चुनेंगे, ध्यान रखना है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण कौन सा मन होता है? हमने तीन तरीके के पढ़े थे, तो इसमें अचेतन वाला जो होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा अचेतन मन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 3, अचेतन मन में क्या पाया जाता है? अचेतन मन में क्या पाया जाएगा? अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं पाई जाती है और भावनाएं किस में पाई जाती है? अचेतन मन में पाई जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या चलते 4, हिमखंड सिद्धांत किससे संबंधित है? हिमखंड सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सी आंसर होगा मन के स्तर से संबंधित है। इसे हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। चेतन मन से संबंधित क्या है? चेतन मन से संबंधित क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्तमान में जो विचार हैं वो चेतन मन में होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या है आपका 6, जो बातें थोड़ी कोशिश करने पे याद आ जाती हैं वो किस मन में होती हैं? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? जो अवचेतन मन में, मतलब अवचेतन मन में थोड़ी चीज़ें जब हम करेंगे तो वो बातें याद आ जाएंगी। प्रश्न संख्या 7, फ्राइड के अनुसार सबसे शक्तिशाली मन कौन सा होता है? तो फ्राइड के अनुसार सबसे शक्तिशाली होता है अचेतन मन। जो अनकॉन्शियस माइंड है वही सबसे शक्तिशाली है। व्यक्तित्व का जन्मजात भाग कौन सा होता है? जन्मजात जो जन्म से मिलेगा वो क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जन्म से मिलती है हमको आईडी, आईडी जो है वो जन्म से मिलती है, ध्यान रखना है। जैसे ईडी कह रहे थे आप, तो ये जन्म से मिलता है। मुझे जो चाहिए अभी चाहिए कथन किसका है? मुझे जो चाहिए अभी चाहिए कथन है आपका आईडी का। आईडी को ना तुरंत सुख चाहिए होता है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है। वास्तविक सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल किससे जुड़ा होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका ईगो से जुड़ा हुआ। वास्तविक सिद्धांत किससे जुड़ा होता है? ईगो से जुड़ा होता है। 11 नंबर है, नैतिक और समाज के नियमों को किससे संबंधित है? तो 11 नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये सुपर ईगो से नैतिकता और सामाजिक नियम सुपर ईगो से जुड़े होते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 12, अपराध बोध और गर्व की भावना किस कार्य से होती है? अपराध बोध और गर्व की भावना किसके होगी? सुपर ईगो से। ये भी आपको ध्यान रखना है, सुपर ईगो वाले से ये भावनाएं पैदा होती हैं। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, ईडी ईगो और आईडी ईगो और सुपर ईगो में संतुलन न होने पर क्या होता है? तो इसमें संतुलन न होने पर क्या होगा ये हम जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानसिक तनाव पैदा हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 14 प्रश्न संख्या में क्या है? मनोयोग विकास की ओरल अवस्था किस आयु तक होती है? ओरल मुख वाली, तो मुख वाली हमने कौन सा बताया था? 0 से लेकर 1 वर्ष तक होती है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या, ओरल अवस्था में संतोष का केंद्र क्या होता है? तो ओरल अवस्था में मुंह जो है वो संतोष का केंद्र होता है। प्रश्न संख्या 16, टॉयलेट ट्रेनिंग किस अवस्था में होती है? तो एनल में जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है आपका किस अवस्था में? इसमें फेनिल में, फैलिक में ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते, लेटेंसी अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो लेटेंसी अवस्था की मुख्य विशेषता है आपकी लैंगिक ऊर्जा। हाँ, लैंगिक ऊर्जा सुप्त हो जाती है इसमें, और इसमें बच्चा खेल कूद पढ़ाई इस पर ध्यान देता है। प्रश्न संख्या चलते हैं आपका नेक्स्ट 19, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। जेनेटिक अवस्था का मुख्य परिणाम क्या है? तो जेनेटिक मुख्य अवस्था परिणाम है आपका कि एक संतुलित व्यक्तित्व, है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक अवस्था का मुख्य परिणाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संतुलित व्यक्तित्व। अब क्या है अगला? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की नींव कब पड़ती है? तो व्यक्तित्व की जो नींव पड़ेगी उसका है बचपन से ही व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है। किसका व्यवहार है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये इसकी आंसर की है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये इसकी आंसर की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप